हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। पिछले व्याख्यान में हम सबाल्टर्न हिस्टोग्राफी के विषय में चर्चा कर रहे थे और हमने देखा कि आधुनिक भारत में अर्थात स्वतंत्रता के पश्चात जिन इतिहास लेखन की जो एक नवीन परंपरा प्रारंभ हुई उसमें सबाल्टर्न हिस्ट्री प्रमुख थी। इसके अलावा 1960 के दशक में ही है वो भारतीय इतिहास लेखन की एक नई परंपरा है वो प्रारंभ हुई, जिसे कैम्ब्रिज स्कूल कहा जाता है। हालांकि इस कैम्ब्रिज स्कूल का वर्तमान में अस्तित्व नहीं है, इसे पूर्ण रूप से नकार दिया गया है, लेकिन फिर भी इंग्लैंड में जो कैम्ब्रिज में रहने वाले जो इतिहासकार हैं उन्होंने भारतीय जो राष्ट्रवादी इतिहास लेखन है या भारतीय राष्ट्रवाद है उसको एक नई दृष्टि से देखा और उसी विचारधारा को कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ हिस्टोग्राफी है वो कहा जाता है। तो ये जो कैम्ब्रिज स्कूल के जो इतिहासकार थे, जो इंग्लैंड के एक इलीट क्लास से हैं वो संबंधित थे और इन इतिहासकारों ने भारतीय जो राष्ट्रवाद है उसको एक तरह से नकार दिया और इनका मानना था कि जो भारतीय राष्ट्रवाद और जो साम्राज्यवाद है उसको वे एक ही मानते थे और उनका मानना था कि जो भारत में जो जिस आधुनिक जो राष्ट्रवादी लेखक जिस राष्ट्रवाद की बात करते हैं वो राष्ट्रवाद नहीं था, अपितु स्वार्थों से मजबूत होकर के है और जो पावर को संग्रहित करने के लिए है उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ है वो आंदोलन है वो किया था। तो इतिहास लेखन राष्ट्रवाद को देखने का एक नया दृष्टिकोण है वो कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ जो हिस्टोग्राफी है या कैम्ब्रिज स्कूल के जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने है वो एक तरह से है वो प्रस्तुत किया। जैसा कि आप जानते हैं कि कैम्ब्रिज स्कूल के आने से पहले भारत में भारत के जो राष्ट्रवाद नेशनलिज्म है उसके विषय में इतिहास लेखन की व्याख्या करने की दो प्रकार की जो विचारधाराएं हैं उसका प्रचलन था। एक जैसा आप जानते हैं एक मार्क्सवादी विचारधारा थी और एक राष्ट्रवादी विचारधारा थी। जो मार्क्सवादी जो विचारधारा थी उनका मानना था कि भारत में जो राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ उसका जो 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 प्रेरक तत्व है वो एक तरह से आर्थिक था और वो उस आर्थिक कारण को ही है वो भारतीय राष्ट्रवाद के लिए उत्तरदायी है वो मानते हैं। जबकि जो राष्ट्रवादी विचारधारा है उनका मानना था कि जो राष्ट्रवादी इतिहास लेखन का जो उदय है वो भारत के अंदर जो उभरती हुई राष्ट्रीयता की भावना है और अंग्रेज़ों के खिलाफ अंग्रेज़ों की जो शासन था, एडमिनिस्ट्रेशन था, उसके विरुद्ध जो असंतोष था उसके फलस्वरूप है भारत में है वो राष्ट्रवादी इतिहास लेखन है वो प्रारंभ हुआ। तो मार्क्सवादी जो विचारधारा के इतिहासकार हैं वो आर्थिक कारण को है वो राष्ट्रवाद के उदय के लिए है वो एक तरह से डिटरमाइंड फैक्टर मानते हैं, जबकि राष्ट्रवादी इतिहास लेखन वो मानते हैं कि जो राष्ट्रीयता की भावना थी और अंग्रेजी शासन के प्रति है वो असंतोष था। इन दो जो 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 विचारधारा है उनका अलग अलग दृष्टिकोण है वो माना जाता है। तो इस समय क्या है कि भारत की जो राष्ट्रवादी इतिहास लेखन है उसके विषय में है वो इतिहासकारों के मध्य है वो डिबेट्स हुई या हम कहें कि संवाद हुए और ये संवाद है वो एक तरह से तीन प्रश्नों को लेकर के हुए कि भारत की एक प्रश्न तो ये था कि भारत की जो राजनीति के जो पीछे वो प्रमुख प्रेरक तत्व है या संचालक तत्व है वो क्या है, और दूसरा ये था कि एक तरह से ये जो इसमें जो प्रेरक तत्व है उसके विषय के अंदर है एक तरह से है वो विषय क्या है इसके बारे में था। और दूसरा जो प्रश्न था वो भौगोलिक रूप में है वो एक तरह से क्या है कि एक तरह से जो टेरिटोरियल फैक्टर है वो एक तरह से राष्ट्रवाद के उदय का है वो कारण था। जबकि तीसरा है वो एक तरह से सोशल जो अप्रोच थी, ये जो एक तरह से क्लास कॉन्फ्लिक्ट हम कहें या हम वर्ग संघर्ष की हम बात करें तो वर्ग संघर्ष की बात करें तो ये तीन मुद्दे थे जिनके आधार पर है वो एक तरह से है वो डिबेट्स है वो विद्वानों के बीच में, इतिहासकारों के बीच में हो रही थी। तो इसमें जो 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 ये जो एक तरह से जो कैम्ब्रिज हिस्टोरियंस थे उन्होंने भारत के राष्ट्रवाद के उदय के लिए जो ड्राइविंग फैक्टर है उसको अंग्रेजी शिक्षा को है उत्तरदायी माना। उनका मानना था कि
भारत में जो अंग्रेज़ों को है भारत में अंग्रेज़ों ने है वो भारतीयों को है वो शिक्षा का जो जो प्रसार किया, उससे भारत के अंदर है वो राष्ट्रवाद है वो उसका उदय हुआ। और जबकि जो जो भौगोलिक फैक्टर का जहाँ तक प्रश्न है, उसमें जो एक तरह से जो कैम्ब्रिज हिस्टोरियन मानते हैं कि संपूर्ण भारत में है वो एक संपूर्ण भारत को एक राष्ट्र के रूप के अंदर वो नहीं मानते हैं। और उनका मानना था कि जो छोटे छोटे जो लोकल एरिया है वो प्रांत है, उनके जो लोकल इश्यूज़ थे, उसके कारण से है वो एक तरह से है वो अंग्रेज़ों के विरुद्ध है वह असंतोष है वो पैदा हुआ। और एक तरह से जो 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 वो क्लास कॉन्फ्लिक्ट को भी नहीं मानते हैं, उसके स्थान पर वो मानते हैं कि लोकल छोटे छोटे इशू थे, उनको लेकर के है वो विभिन्न वर्गों के अंदर संघर्ष था। तो तीनों प्रश्नों का जो ये जवाब है वो कैम्ब्रिज हिस्टोरियन है वो इस तरह से देते हैं। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो उनकी ये जो तर्क है वो एक प्रकार से वो निराधार है, वो एक तरह से हमें लगते हैं। क्योंकि एक तरह से यदि एकदम लोकल इश्यू होते हैं तो फिर हम ये कहें कि जो राष्ट्रीय लेवल पर है वो मुस्लिम लीग की जो स्थापना देखने को मिलती है, हिंदू महासभा की स्थापना देखने को मिलती है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मिलती है। तो ये अखिल भारतीय संगठन है वो किस तरह से अस्तित्व में आए, तो इसको एक तरह से है वो जो कैम्ब्रिज हिस्टोरियन है वो समझाने के अंदर है वो एक तरह से असफल रहते हैं। तो कैम्ब्रिज जो हिस्टोरियंस हैं वो भारत के अंदर राष्ट्रवाद को नहीं मानते हैं, और भारत के जो साम्राज्यवाद है जो जो इम्पीरियलिज्म है उसी को ही है वो नए रूप के अंदर वो परिभाषित करते हैं। इसलिए जो कैम्ब्रिज स्कूल को न्यू इम्पीरियलिस्टिक अप्रोच है उसको भी अप्रोच भी है वो कहा जा सकता है। तो इस जो कैम्ब्रिज हिस्टोरियन उनका कहना है कि भारत में छोटे छोटे गुट बने हुए थे और वो अपने हितों के लिए आपस में लड़ रहे थे। जो राष्ट्रवाद के उदय का जो पूरा श्रेय है वो एक तरह से अंग्रेज है वो अपने स्वयं पे लेते हैं कि उनकी वजह से भारत के अंदर है वो राष्ट्रवाद है उसका उदय हुआ। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो कैम्ब्रिज हिस्टोरियंस हैं वो एक प्रकार से हैं भारत के राष्ट्रवादी इतिहास लेखन है उसको एक अलग ढंग से देखते हैं, जिसको पूर्ण रूप से अभी नकार दिया गया है। और इसमें एक तरह से जो 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 कैम्ब्रिज जो एक तरह से जो अप्रोच है उसकी जो शुरुआत है वो जैसे हम कहें कि 1968 से है वो मानी जाती है। और एक तरह से हम कहें कि एक 1900 अनिल शील है उनका जो एक शोध प्रबंध था 1968 के अंदर प्रकाशित हुआ, इमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म है का, और उसका जो निर्देशन है वो जो कैम्ब्रिज जो स्कूल के जो जॉन गैलेगर है उन्होंने किया। तो जॉन गैलेगर की जो विचारधारा है उसी को ही अनिल शील ने है वो एक तरह से आगे बढ़ाने का है वो काम किया। तो इस तरह से क्या है कि अनिल शील के पश्चात है वो जूडिथ ब्राउन है, जिन्होंने जो जो एक तरह से गांधी राइज टू पावर है नामक पुस्तक है वो 1972 में लिखी। उन्होंने एक तरह से जो गैलेगर की परंपरा है या उसको एक तरह से आगे बढ़ाने का है वो काम किया। और एक तरह से क्या है हम कहें कि जो इलीट क्लास है, जो अंग्रेजी इलीट क्लास है, उनके एक तरह से क्या है कि जो अंग्रेजी शिक्षित राष्ट्रवाद के खिलाफ है एक तरह से अल्पसंख्यकों का एक रेजिस्टेंस है वो मानते हैं। और जॉन गैलेगर और एक तरह से क्या उनके विद्यार्थियों ने अपने जो विचारों में वो तेज़ी से परिवर्तन किया, और कैम्ब्रिज स्कूल एक तरह से है वो एक तरह से उसके बदले हुए विचार हैं वो हमें दिखाई देते हैं। तो जॉन गैलेगर के पश्चात है रोनाल्ड रॉबिन्सन है, उसने भी क्या है कि अफ्रीका एंड द विक्टोरियन शीर्षक से एक पुस्तक लिखी। और एक तरह से उन्होंने एक तरह से 1960 के दशक के अंदर है वो जो इम्पीरियलिज्म स्टडी है उसको एक तरह से आलोचनात्मक ढंग से है वो प्रस्तुत करने का काम किया। और जो गैलेगर और रॉबिन्सन है उनका मानना था कि साम्राज्यवाद यूरोप के अंदर एक नई जो आर्थिक शक्तियाँ हैं उसका प्रतिफलन है वो नहीं था, अपितु अफ्रीका और एशिया के स्थानीय कारणों से भी राजनीतिक जो डिक्लाइन है उसका एक परिणाम था। तो इस तरह से क्या है कि जो कैम्ब्रिज स्कूल है उसका जो उदय है वो तो जैसे मैंने आपको बताया कि 1960 के दशक में रॉबिन्सन और गैलेगर ने अफ्रीका एंड द विक्टोरियन और जो शील का इमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म है उनसे एक प्रकार से है वो माना जाता है। लेकिन 1970 के दशक के अंदर जो एक तरह से जो लोकलिटी है वो प्रोविंस एंड द नेशन नाम से जो प्रकाशित जो एक कैम्ब्रिज स्कूल का जो एक तरह से पुस्तक है
वो प्रकाशित हुई और उनके कई लेखों के माध्यम से है वो एक तरह से इस कैम्ब्रिज विचारधारा को है वो का प्रसार करने का प्रसार करने का कार्य है वो किया गया, जिसमें जॉन गलेगर है, जो गार्डन जॉनसन है, अनिल शील है, उसका जो लोकेलिटी प्रोविंशियल एंड नेशन नामक पुस्तक जो 1973 में प्रकाशित हुई, गार्डन जॉनसन का प्रोविंशियल पॉलिटिक्स एंड इंडियन नेशनलिज्म नामक पुस्तक है वो प्रकाशित हुई, और C.A. बेली की द लोकल रूट्स ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स है, और D.A. बासब्रूस है उसका द इमरजेंस ऑफ प्रोविंशियल पॉलिटिक्स है, और जो बेकर है उसका द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया है, और जो B.R. टामिल्सन है द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द रोज है, बेकर का जो गार्डन जॉनसन है। तो इस प्रकार से क्या है कि इन जो कैम्ब्रिज हिस्टोरियंस है उन्होंने अनेक पुस्तकों का उसका वो प्रकाशन किया, और उसमें अपनी जो विचारधारा है उसको एक तरह से है वो प्रतिपादित करने का प्रयास किया। लेकिन जो कैम्ब्रिज स्कूल की जो विचारधारा है उसको है वो स्वीकार नहीं किया जा सकता। जैसे मैंने बताया कि यदि ये लोकल इशू होते तो ऐसी स्थिति के अंदर है वो मुस्लिम लीग की स्थापना और हिंदू महासभा और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना नहीं होती, और जो अंग्रेज है जो कैम्ब्रिज हिस्टोरियन है वो उसकी आलोचना करते हैं कि अंग्रेज़ों ने है वो जो संवैधानिक सुधार किए उससे भारत के अंदर है एक तरह से एकीकृत की भावना वो पैदा हुई, और एक तरह से जो भारत की जो बड़ी बड़ी जो राजनीतिक पार्टियां थी वो उनके जो भौतिकवादी स्वार्थ थे, और वो उनके भौतिकवादी स्वार्थ है वो काम कर रहे थे, उसके कारण से है वो एक तरह से है वो भारत एकीकृत है वो हुआ। लेकिन वास्तव में के अंदर है इसकी इस बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल या भगत सिंह या सुभाष चंद्र बोस है या नेहरू जी है, वो उनके जो कार्य है वो व्यक्तिगत स्वार्थों से वो ऊपर उठ करके थे। तो इस तरह से क्या है कि ये कैम्ब्रिज हिस्टोरियन का ये आरोप कि भारत के अंदर है वो राष्ट्रवाद जैसी कोई विचारधारा नहीं थी, एक प्रकार से इम्पीरियलिज्म ही था, एक तरह से न्यू इम्पीरियलिज्म था, इस बात को है वो स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो हालांकि कैम्ब्रिज जो हिस्टोग्राफी है उसको एक तरह से वर्तमान में अस्वीकार कर दिया गया है, लेकिन फिर भी है उन्होंने एक तरह से जो क्लास स्ट्रगल है उसको समझाने का वो प्रयास किया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो स्वतंत्रता के पश्चात जो दो नई विचारधाराएं हैं वो इतिहास लेखन की जो अस्तित्व में आई, उसमें सबाल्टर्न हिस्टोग्राफी है वो प्रमुख थी, और सबाल्टर्न हिस्टोग्राफी के साथ साथ है वो जो कैम्ब्रिज स्कूल है वो भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। लेकिन एक तरह से जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका अस्तित्व है वो ज़्यादा समय तक नहीं रहा, और जॉन गलेगर है वो जो कैम्ब्रिज स्कूल में इम्पीरियल एंड नेवल हिस्ट्री हार्थवर्थ जो जिनकी है 1980 के अंदर है वो डेथ हो जाती है, और उनका उनकी याद के अंदर है वो कैम्ब्रिज स्कूल ने एक लेखों का एक संग्रह है वो एक प्रकाशित किया, और जिसका नाम था पावर प्रॉफिट इन द पॉलिटिक्स एसेजेज ऑन द इम्पीरियलिज्म नेशनलिज्म इन द चेंज ऑफ 20th सेंचुरी। 1981 के अंदर इन लेखों का एक जो प्रकाशन है वो हमें देखने को वो मिलता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 1982 को हमें एक तरह से इतिहास को है वो एक तरह से एक नई दृष्टि से है वो नई नज़रिए से देखने की विचारधारा प्रारंभ होती है, जिसको हमने पिछले व्याख्यान में अध्ययन किया, जिसको सबाल्टर्न स्टडी है वो कहा जाता है। तो सबाल्टर्न स्टूडेंट्स ने वो कैम्ब्रिज स्कूल की वो आलोचना की, और लेकिन कुछ मामलों के अंदर है वो दोनों के अंदर में समानता वो दिखाई देती है। तो सबाल्टर्न जो स्टूडेंट्स है उसमें राजनीति में वर्ग विभाजन के महत्व से इनकार एक तरह से किया जाता है, और वर्ग संबंधों की अपेक्षा है वो सत्ता संबंधों को महत्व देते हैं। तो एक तरह से क्या है कि जो कैम्ब्रिज स्कूल है और एक तरह से जो सबाल्टर्न स्कूल है उसमें कुछ बातों के अंदर हमें एक तरह से समानता वो दिखाई देती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि औपनिवेशिक काल के अंदर है वो भारतीय समाज का ऊपर से नीचे और जो एक तरह से जो हॉरिजॉन्टल और जो वर्टिकल जो विभाजन था, तो भारतीय राजनीति के अंदर जो लोकल इश्यूज़ की हम बात करें या जो हम जो प्रांतीय जो गुटों की हम बात करें, तो उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि औपनिवेशिक शासन के दौरान है वो साम्राज्यवाद और भारतीय जनता के बीच में है कोई अंतर्विरोध नहीं था, अपितु जो स्वयं भारतीय हैं के बीच जो अंतर्विरोध था
इसके अलावा इतिहासकारों के अनुसार भारतीय राष्ट्रवाद एक तरह से औपनिवेशिक शोषण के खिलाफ भारतीय जनता का संघर्ष नहीं था, अपितु अंग्रेजी शासन से कुछ हासिल कर लेने की भारतीयों की दौड़ और होड़ का जो परिणाम था, जो कि कैम्ब्रिज हिस्टोरियंस है वो इसका जो आरोप लगाते हैं, वो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि वो एक निराधार एक आरोप था। हम ये नहीं कह सकते कि वो अपने स्वार्थों से प्रेरित होकर के है उन्होंने नेशनल मूवमेंट के अंदर भाग लिया, अपितु राष्ट्र के प्रति उनका समर्पण का जो भाव है वो हमें दिखाई देता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो इतिहास लेखन की जो एक जो कैम्ब्रिज जो हिस्टोरियंस हैं उनकी जो अप्रोच थी वो एक प्रकार से है, वो पूर्ण रूप से है वो खारिज करने योग्य है, वो मानी जाती है। लेकिन इतिहास लेखन की एक नया दृष्टिकोण है वो उन्होंने वो दिया। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।